टॉपिक बन जाता है, आज हमारा फिर से टॉपिक बन जाता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, फिर इसमें निकलेगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से हम लोग एक्सेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कैलकुलेट करना सीखेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि अगर टैक्स लगा दिया जाए, ठीक है, टैक्स बर्डन आपके ऊपर लगा दिया जाए, तो व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑफ टैक्स ऑन योर प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल पे टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर हम स्टडी करेंगे। तो यह निश्चित बात है कि जब टैक्स लगाई जाती है तो वस्तुओं का सामान्यतः प्राइस बढ़ जाता है, और जब वस्तुओं का सामान्यतः प्राइस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कमोडिटी की डिमांड पहले से कम हो जाएगी। बट वी कॉन्ट से, हम नहीं बता सकते हैं कि टैक्स का पूरा बर्डन प्राइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाएगा, या उसका कुछ पार्ट बर्डन के ऊपर पड़ेगा, वे हम नहीं बता सकते हैं। तो वो मैथमेटिकली हम सॉल्यूशंस देखते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर टैक्स का कितना पोर्शन हम कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट करते हैं और कितना प्रोड्यूसर स्वयं पेमेंट करता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बन जाता है डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम एंड टैक्स बर्डन एक्सेस करना हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे पास दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है आपका Q इक्वल टू आपका -10 प्लस 2p। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है। एंड आपका सेकेंड फंक्शन है Q इक्वल टू 20 माइनस 2p। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे कोई एक बताए कि कौन सा डिमांड फंक्शन है एंड कौन सा सप्लाई फंक्शन है, प्लीज। नीचे वाला सर डिमांड सेकंड वाला फंक्शन है, सर ऊपर वाला डिमांड सप्लाई फंक्शन। फर्स्ट वाला सर सप्लाई फंक्शन। हाँ, फर्स्ट आपका है सप्लाई फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सिंबल पॉजिटिव है, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है Q, उसका सिंबल भी पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास दोनों वेरिएबल के समान सिंबल हो, अगर प्लस है तो उस जगह पे Q के पहले भी प्लस हो, तो हम इस प्रकार की के फलन को हम लोग सप्लाई फंक्शन कहते हैं। अगर ये माइनस के साथ है, आपका 2p माइनस के साथ है, तो Q भी अगर माइनस के साथ है तो भी हम कहेंगे दिस इज द सप्लाई फंक्शन। तो ये सप्लाई फंक्शन होगा। और दूसरा डिमांड फंक्शन में आपका एक वेरिएबल जो होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट हैव द निगेटिव वैल्यू, वो निगेटिव वैल्यू के साथ रहता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल अपोजिट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू के साथ रहता है। तो अगर आपके पास वैल्यूज जो होती है वो अलग अलग है, तो वो आपका डिमांड फंक्शन होगा, जो कल हमने क्लास में देखा था। ठीक है, ये क्लास में मैंने कल स्टडी किया था। अब हमने बताया था कि संतुलन कैसे निकाला जाता है। तो संतुलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जहां पर कंज्यूमर का डिमांड, जो कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर के सप्लाई के बराबर हो जाता है, ठीक है, कंज्यूमर का डिमांड और सप्लाई के अगर बराबर हो जाए तो हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये मैंने बताया, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को एक रूपता लानी पड़ेगी। ठीक है, एक रूपता का मतलब होता है क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट है, ठीक है। अब क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब हम डिमांड फंक्शन को क्या लिखते हैं, -10 प्लस 2p। ठीक है, डिमांड फंक्शन का मैंने ये पोर्शन लिख लिया, एंड इक्वल टू सप्लाई फंक्शन का मैंने लिख दिया 20 माइनस 2p। हमने ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको p वेरिएबल को एक तरफ ले चलते हैं एंड कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले चलते हैं। तो लेफ्ट साइड हमने क्या किया, p की वैल्यूज को ले गए, और आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 10 एंड 20, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं। तो आपका हो जाता है +2p प्लस 2p। अब ये 2p देखिए, ये वाला 2p इधर आता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू 20, और ये -10 जब दाहिने साइड आता है तो +10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास इस वैल्यू को जोड़ दो, 2p प्लस 2p, दैट विल बी 4p। ये 4p में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू आपका 30 हो जाता है। p इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है,
30/4 हो जाता है और P का मान जो निकल करके आ जाता है 4 छंग 24, 6 सत्ते 28, यानी 7 और 4 पंचे 20, 7.5 7.5। यानी संतुलित मूल्य क्या निकल करके आया? 7.5 रुपए। यानी 7.5 रुपए वो प्राइस निकल करके आया जहां पर एक उपभोक्ता वस्तुएं लेने को तैयार है तथा एक उत्पादक वस्तुएं देने को तैयार है। यानी ये एग्रीमेंट प्राइस है जिस पर कंज्यूमर खुश है, वो वस्तुओं को ले रहा है और प्रोड्यूसर खुश है, वो वस्तुओं को दे रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग संतुलन की अवस्था का बिंदु कहते हैं और इसीलिए इसका नाम इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट कहलाता है। अगर मैं इस P का मान चाहे तो डिमांड फंक्शन में रख दूं, चाहे तो सप्लाई फंक्शन में रख दूं, तो मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी। तो सपोज दैट मेरे पास पहला फंक्शन है, मैं इसी पे रख लेता हूं। तो पुटिंग, ठीक है, P इक्वल टू 7.5 जो है इस वैल्यूज को मैंने कहां पर पुट कर दिया? मैंने सप्लाई फंक्शंस पर पुट कर दिया। जब सप्लाई फंक्शंस पर पुट किया तो आपके पास हो जाएगा Q इक्वल टू -10 प्लस 2P। अब आप P की वैल्यू पुट कर दो तो -10 प्लस 2 इंटू 7.5 इक्वल टू -10 प्लस आपका हो जाएगा ये 15 और आपके पास हो जाएगा Q का मान 5 हो जाता है। तो ये संतुलित मान आपका हो जाता है, मात्रा हो निकल करके आ जाती है कि संतुलन की अवस्था। मैंने दो बात पे बात किया कि संतुलन में आपको P मिल जाएगा एंड संतुलन में आपको Q मिल जाएगा। ठीक है, तो Q एंड P आपने दो चीजें देख लिया। ठीक है, अब आपके बाद मैं एक बात करने जा रहा हूं कि टैक्स बर्डन क्या होगा। ठीक है, टैक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपके एग्जाम में आता है, आप लोग परेशान हो जाते हो। चलो देखते हैं टैक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो याद रखना, जब भी टैक्स की बात की जाती है तो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लेना कि टैक्स हरदम किस पर लगाया जाता है? प्रोड्यूसर पे लगाया जाता है। ठीक है, किस पे लगाया जाता है? प्रोड्यूसर पे, क्योंकि कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है वो कभी कभी ये भी बात कह सकता है कि आपने हमको क्यों लगाया, हम तो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो एक काम करो, जैसे वाइन है, मान लो शराब है, ठीक है, आप सारे कंज्यूमर पे लगा दो। कुछ लोग कहेंगे हमको फैक्ट्री टैक्स लगाए, हम तो ड्रिंक करते नहीं है, सिगरेट हम पीते नहीं है, ठीक है, या हम ये फ्रूट्स खाते नहीं है, ये बिस्किट्स हम खाते नहीं है, तो आपने हम पे क्यों टैक्स लगाया? तो इसका मच बेटर जो आपका रास्ता है वो रास्ता ये है कि आप ना प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाओ, क्योंकि प्रोड्यूसर से अगर कोई वस्तुएं लेगा तो उसके ऊपर टैक्स क्या होगा? शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स को किस पे लगा देती है? प्रोड्यूसर पे लगाती है। यानी प्रोड्यूसर पे लगाने का मतलब होता है कि हरदम टैक्स का जो इंपैक्ट होता है वो कहां पे दिखाई पड़ता है? सप्लाई फंक्शन में दिखाई पड़ता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना बहुत केयरफुली कि हरदम टैक्स जो होता है वो सप्लाई फंक्शन में ही लगता है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन में लगता है, तो यह पॉइंट आपका नोटेबल हो जाता है। अब आपको एक न्यू सप्लाई फंक्शन मिले जाएगा। जब सप्लाई फंक्शन में आप टैक्स बर्डन को रख दोगे तो आपके पास न्यू सप्लाई फंक्शन आ जाएगा और यह नया जो सप्लाई फंक्शन है, यह न्यू सप्लाई फंक्शन के साथ पुराने डिमांड फंक्शन को आपको इक्विलिब्रियम करना होगा, तो आपको संतुलन निकल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो टैक्स बर्डन है वो हरदम सप्लाई फंक्शन में लगता है और सप्लाई फंक्शन में याद रखना P माइनस टी के रूप में लगता है। यानी जो फलन आपका होगा, देखो यहां पर फलन, सप्लाई फलन क्या है आपका? यह Q इक्वल टू, ये देखो सप्लाई फंक्शन है, यहां पर 2P है तो यहां पे P माइनस टी करना पड़ेगा जितना टैक्स लगा है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जो भी टैक्स लगा है, तो P माइनस टी करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा इंप्रूव करता हूं। क्वेश्चन को इंप्रूव करने के लिए मतलब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि टैक्स का क्या बर्डन पड़ेगा। तो सपोज दैट, पहले मैं फिर से फार्मूला क्वेश्चन लिख लेता हूं कि Q इक्वल टू, मेरे पास जो डिमांड सप्लाई फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन गिवन था, -10 प्लस 2P, -10 प्लस 2P था, एंड दूसरा जो आपका फलन था दैट इज डिमांड फंक्शन Q इक्वल टू 20 माइनस 2P था। तो ये आपका सप्लाई फंक्शन था
आपने अभी बताया मुझे, ये आपका डिमांड फंक्शन था, ठीक है, जो आपने अभी मुझे बताया। अब ये डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है, अभी आपने कैलकुलेट किया, P बराबर 7.5 आपने कैलकुलेट किया एंड Q इक्वल टू 5 आपने कैलकुलेट किया। अब प्रश्न बन जाता है कि यदि सरकार 2 रुपए प्रति इकाई, ठीक है, 2 रुपी पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट टैक्स लगा देती है, ठीक है, 2 रुपए प्रति इकाई टैक्स लगा देती है, देन व्हाट विल बी न्यू प्राइस, नया प्राइस क्या होगा? ठीक है, पुराना प्राइस तो आपका 7.5 है, अब नया प्राइस आपने कहा कि सर टैक्स लगने के बाद वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्या वस्तुएं महंगी हो रही है कि नहीं हो रही हैं, ये देखेंगे। एंड देन व्हाट विल बी न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले से कम होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी कहती है कि जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं की मात्रा पहले से कम होगी। तो चलो, टैक्स का बर्डन अब कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? इतना तो आपने निकालना सीख लिया था कल की क्लास में, आज मैं आपको नया पढ़ाने जा रहा हूं टैक्स का, ठीक है। तो जितना यूनिट, देखो पर यूनिट टैक्स की अभी मैं बात कर रहा हूं, टैक्स 2 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रति इकाई टैक्स, प्रति इकाई टैक्स को कहते हैं कि यूनिट के आधार, अगर आप उत्पादन कर रहे हो, जितना ज्यादा उत्पादन करोगे टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लग रहा है। एक होता है लमसम टैक्स, लमसम टैक्स वो टैक्स होता है जो फिक्स होता है, आप उत्पादन करो चाहे मत करो, 10,000 टैक्स आपके ऊपर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लमसम टैक्स। आप करोड़ों यूनिट प्रोडक्शन कर डालो, हमसे कोई मतलब नहीं है, आपको 10,000 टैक्स देना है। आप ना उत्पादन करो वो, तो जब आपके ऊपर टैक्स का बर्डन फिक्स होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? एक मुश्त कर या लमसम टैक्स कहते हैं। लेकिन जब आपकी प्रत्येक इकाई पर टैक्स लगता है तो उसे टैक्स को हम लोग का क्या कहते हैं? आप कह सकते हो कि पर यूनिट टैक्स कहा जाता है। तो मैं अभी प्रश्न आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, वो पर यूनिट टैक्स का सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं लमसम टैक्स का, यानी 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, दोनों प्रकार के टैक्स आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा। तो टैक्स जब जितना दिया रहे पर यूनिट टैक्स, उस टैक्स को आप सप्लाई फंक्शन ढूंढ लो। सप्लाई फंक्शन मुझे पता है कि Q इक्वल टू -10 प्लस 2P है, ये आपके पास सप्लाई फंक्शन है। अब इसको एडजस्ट कर लो, बना लो, तो आपके पास हो जाएगा QT, मैंने कर दिया थोड़ा, QT का मतलब होता है टैक्स के बाद सप्लाई फंक्शन कैसा होगा, तो -10 प्लस 2, और मैंने क्या बोला? प्राइस में टैक्स के अमाउंट को माइनस करो। वो आपको लग रहा माइनस करना, लेकिन वो होता ऐड हो जाता है वो जब फंक्शन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करोगे? जितना टैक्स लगा उस टैक्स को प्राइस से आप माइनस करके नया फलन जनरेट करोगे, नया फलन जनरेट करोगे। अब हमने क्या किया? QT इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, QT इक्वल टू -10 प्लस, अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 2P -4, ठीक है। चलो इसको और रिसेट करते हैं, QT इक्वल टू -10, अब सॉरी -10 नहीं, अब -14 कर देते हैं इसको, क्योंकि -10 -4 ऐड हो जाता है, तो दैट में भी दैट विल बी -14 प्लस 2P हो जाएगा। तो ये देखिए नया आपका सप्लाई फंक्शन बन जाता है आफ्टर टैक्सेशन। बहुत बड़ी बात मैंने नहीं किया, केवल सप्लाई फंक्शन में P के साथ टैक्स के अमाउंट को माइनस कर दिया और नया फलन जनरेट कर लिया है। यह स्मार्टनेस आपको आनी चाहिए। यहां से यहां तक का स्टेप देखने में बड़ा कठिन लग रहा, लेकिन आप केवल जो टैक्स अमाउंट है सप्लाई फंक्शन में P से उसको उतना माइनस कर देना और कुछ नहीं करना, और आपको नया फलन बनेगा। ये सप्लाई फंक्शन है विथ टैक्स, टैक्स के साथ सप्लाई फंक्शन है। अब आप क्या करोगे? न्यू इक्विलिब्रियम ढूंढोगे, न्यू इक्विलिब्रियम करोगे। न्यू इक्विलिब्रियम करने के लिए डिमांड फलन तो वही पुराना रहेगा। कंज्यूमर तो बेचारा है, उसको पता ही नहीं कि सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है। जो आपका सप्लाई फंक्शन होगा वो क्या होगा? टैक्स वाला होगा, जो न्यू अभी आपने बनाया है। चलो निकाल लेते हैं। तो डिमांड फंक्शन आपका यही डिमांड फंक्शन है, ये वाला आपका। इसको लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 - 2P। और सप्लाई फंक्शन आपका, अब ये आपको लिखना पड़ेगा,
देख सकते हो -14 प्लस 2p, तो -14 प्लस 2p। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या होता है, p को हम लोग क्या करते हैं, आपका लेफ्ट साइड लाते हैं और आपका ये जो कांस्टेंट है इनको राइट साइड ले जाते हैं। तो -2p इक्वल टू आपका -14 -20। अब ये हो जाएगा -4p इक्वल टू -34। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। p इक्वल टू 34 बाई आपका 4। p विल भी कितना हो जाएगा बताओ हमको, 4 6 24 8.5। 8.5। ठीक है, 8.5। अब एक चीज ध्यान से देखो कि पहला प्राइस कितना था, पहला प्राइस था 7.5। देखो सरकार ने कितना टैक्स लगाया, सरकार ने लगाया 2 रुपए पर यूनिट टैक्स। पहला प्राइस था 7.5 रुपए, अब प्राइस हो गया कितना 8.5। यानी प्रोड्यूसर केवल 1 रुपए ही प्राइस में शिफ्ट कर पाया, बाकी अपने जेब से दे रहा है, बाकी खुद अपने मन से पेमेंट कर रहा है। तो कभी भी सीख लेना कि टैक्स का पूर्ण बर्डन कंज्यूमर के ऊपर नहीं शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, आपको दिमाग में ऐसे चलता होगा कि नहीं यार सरकार ने लगा दिया, आपको मैं मैनिपुलेट करना चाहूं, आपको मैं मिसलीड करना चाहूं, तो आपको भड़काना चाहूं तो मैं कह दूं देखो 2 रुपए सरकार ने बढ़ा दिया, किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन फलन क्या कह रहा कि 2 रुपए का टैक्स प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया गया, प्रोड्यूसर ने 1 रुपए रेट बढ़ाया, मतलब 1 रुपए कह रहा है कंज्यूमर से कि आप पेमेंट कर दो और 1 रुपए मैं पेमेंट करूंगा। क्लियर है ना? तो 1 रुपए का टैक्स बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि प्राइस मात्र 1 रुपए पड़ रहा है, और 1 रुपए का टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर अपने जेब से दे रहा है। अब चलो इस पी का मान रख दो किसी में, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन में, न्यू सप्लाई फंक्शन में चाहे तो रख दो और चाहे तो ओल्ड डिमांड फंक्शन में रख दो। तो आपका है p इक्वल टू 8.5। पुटिंग किस पे कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ने डिमांड फंक्शन पे हम रख ले हैं, तो डिमांड फंक्शन आपका है q इक्वल टू 20 माइनस 2p है, एंड रख दो 20 माइनस 2 इंटू पी का मान क्या है 8.5 है। कितना होगा बताओ, 8 दूं 16 17, 20 माइनस 17 3। हाँ 3 हो जाएगा। देखो क्वांटिटी पहले से कम हो गई, पहले क्वांटिटी कितनी थी 5, अब घट करके कितनी हो गई 3। तो देखो टैक्स बर्डन, आपको समझ में बात आ गई। और बताओ ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितना टैक्स लगेगा सप्लाई फंक्शन में पी से उतना माइनस करके एक नया फलन जनरेट कर देंगे और उस फलन के साथ नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेंगे और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। किसी को प्रॉब्लम जरूर प्रश्न पूछना मुझसे ताकि मैं आगे बढ़ूं। सर हाँ बोलो, दीदी की मात्रा क्यों घट गई है? आप बताओ, आप बताओ कि रेट बढ़ जाए, इलाहाबाद में कमरे का रेट हो जाए 10,000 रुपए पर कमरा, तो आप क्या करोगे? कमरे उतने ही लोगे आप? नो सर। तो आप बताओ, सब्जी का दाम अगर कद्दू आपका 200 रुपए केजी हो जाए तो आप उतनी ही सब्जी खरीदोगे? नो सर। तो बोलो, ये तो डिमांड थ्योरी कहती है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस पहले से बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी तो घट जाएगी भाई। मैं इलाहाबाद में था, पता है, मैं 5 रुपए की सब्जी लाता था डेली। आप बताओ कोई ला पाता है आजकल 5 रुपए के? आप लोग बताना। मैं 5 रुपए से ज्यादा सब्जी नहीं लाता था शाम को। अब 5 रुपए की सब्जी मैं अपना आराम से एक मीठी का बना खा लेता था। ठीक है, तो जब कोई किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा टैक्स लगने के बाद, तभी तो लोग क्या करते हैं, टैक्स लगने से चिंतित होते हैं। मान लो आपको इलाहाबाद का नगर निगम क्या कर दे, इलाहाबाद का नगर निगम क्या कर दे, टैक्स बढ़ा दे रूम रेंट पे, तो आपको, आप 3 भाई हो, पढ़ने के लिए समस्या तो होगी ना कि अब पापा के पास उतने पैसे नहीं है कि हम ज्यादा कमरे ले सकें, तो एक ही कमरे में आप 4-4 रूम पार्टनर बनाना चालू करोगे।
तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता तो उसकी डिमांड तो घट जाना स्वाभाविक है। ये यही लॉ ऑफ डिमांड है। मैं पहला थ्योरी में पहली बात बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस देन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिक्लाइन। वस्तु का मात्रा पहले से कम हो जाएगी। तो डिमांड ला तो काम करेगा कि जब यहां पे प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी। वह डिमांड ला काम कर गया। ओके, और किसी का कोई प्रॉब्लम? यस सर। आराम से नो पूछो, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो भी प्रश्न पूछो, मैं ये कह रहा हूं 3 दिन मैं क्लास कराऊंगा आपको। डिमांड सप्लाई आप ना पढ़ाने लगना, बताना मुझसे। आज दूसरे दिन का लेक्चर है, 3 दिन पढ़ाऊंगा बस। सभी लोग पेन कॉपी उठा लो, एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का ही क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हाँ, Q इज इक्वल टू 95 माइनस 50p एंड Q इक्वल टू -10 प्लस 100p। ठीक है, आपको प्राप्त करना है संतुलित मूल्य एवं मात्रा। ये 2 चीजें प्राप्त करनी है। ओके, अगर सरकार टैक्स लगा देती है 5 रुपए पर यूनिट, कितना लगा देती है? 5 रुपए पर यूनिट, देन व्हाट विल बी न्यू प्राइस क्या होगा एंड न्यू क्वांटिटी क्या होगी? चलो बताओ, सॉल्व करो। आपको 2 फलन मैंने दे दिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलते हैं। आप लोग जिनको आ रहा है लगाते जाइए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, वो मेरे साथ देखते जाइएगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिनको आ रहा है वो आप अपना प्रश्न लगाइएगा, लगाते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सामान्य संतुलन निकालना होगा, एक संतुलन बिंदु निकालना होगा। संतुलन बिंदु जो आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर निकालोगे। तो सबसे पहले आप डिमांड एंड सप्लाई को पहचानना सीखोगे। तो देखो, पहले वाले में जो P के पहले माइनस है जबकि Q के पहले प्लस है, तो यानी ये आप कहोगे कि ये आपका डिमांड फंक्शन है। ठीक है, ये आपका डिमांड फंक्शन है और नीचे वाला आपका सप्लाई फंक्शन है। तो सबसे पहले आप पहचान कर लोगे कि सप्लाई फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों समान सिंबल के होते हैं, जबकि डिमांड फंक्शन में ऐसा नहीं। फिर क्या करोगे? अब आप इक्विलिब्रियम निकालोगे। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई बराबर कर देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई बराबर करते हैं तो चलो Q के रूप में दोनों है फलन, तो हम लिख देते हैं 95 माइनस 50p इक्वल टू -10 प्लस 100p। हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? PP जो आपका है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो -50p माइनस 100p इक्वल टू -10 माइनस 95। अब ये क्या हो जाएगा? -50p माइनस 100p माइनस 150p हो जाएगा, इक्वल टू माइनस आपका कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? P बराबर आपका निकल करके वैल्यू आ जाती है 105/150। थोड़ा इसमें टैक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, टैक्स ज्यादा मैंने कर दिया, टैक्स 1 रुपये कर देना क्योंकि प्रॉब्लम आएगी आपको। 1 रुपये भी वैसे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो आपका इक्वेशन बन रहा है थोड़ा सा वो डिफिकल्ट करेगा, डिफिकल्टी जनरेट करेगा, तो 1 रुपये ही टैक्स रखना। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में आएगा प्राइस। ठीक है, पॉइंट में प्राइस आएगा। कितना आया प्राइस का मान, कोई बताएगा मुझे? 0.6 अच्छा 0.6, बस इतना ही, 6 6 जीरो कर दूं मैं, 60 पैसे, यही है ना 60 पैसे प्राइस ना। चलो अब इस प्राइस का मान चाहे तो आप डिमांड फंक्शन में रख दो चाहे सप्लाई फंक्शन में रख दो। तो चलो Q इक्वल टू 95 माइनस 50p, ये p का मान रखता हूं, तो 95 माइनस 50 इंटू 0.60, ठीक है। तो 95 माइनस आपका 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा सर। 30 कैलकुलेट करने के बाद कि इसको मल्टीप्लाई करने यस के सर। बाद, एक मिनट, सर पी का वैल्यू 0.7 आएगा। हाँ रुको मल्टीप्लाई रुको, करने के बाद कितना पी का मान कितना जीरो आया, 0.7 0.7 आएगा सर। 0.7 है, ओके। देखो जी थोड़ा, सर। हाँ थोड़ा थोड़ी चीज़ें बहुत केयरफुली आप ध्यान दिया करो। ठीक है 0.7 है तो यहाँ पे 0.7 आप कर दो, इसको 0.7 कर दो, तो 7 पन्ना 35, तो ये 35 हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस करो कितना होगा, 60। 60, तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो ये देखो इक्विलिब्रियम प्राइस है विदाउट टैक्स, एंड ये विदाउट टैक्स आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। चलो अब टैक्स कहां लगाना है, आपको मैंने बताया था कि टैक्स आपको कहां पे लगाना होता है, सप्लाई फंक्शन में आपको टैक्स लगाना होता। तो चलो सप्लाई फंक्शन में टैक्स लगाओ, तो ये आपका सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन में टैक्स मैंने क्या कहा, पी के साथ माइनस करना होगा, तो Q इक्वल टू -10 प्लस 100 ब्रैकेट में P माइनस कितना हो जाएगा, P माइनस 1, क्योंकि मैंने 1 रुपए कर दिया था ना घटा के, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अभी समझ में आए, बाद में हम आपको सिखाएंगे बड़े बड़े डिजिट के साथ। तो ये देखो टैक्स लगने के बाद सप्लाई फंक्शन, आपको कुछ मत करना, सप्लाई फंक्शन को P के फॉर्म पे ले लेना, यानी P को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेना और Q के डिपेंडेंट, ऐसा अगर ना हो तो चेंज करना पड़ेगा, और P में से आप जितना टैक्स अमाउंट उसको माइनस करके ब्रैकेट कर देना। तो QT इक्वल टू -10 प्लस 100p माइनस 100। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, QT इक्वल टू कितना हो जाएगा, -110 प्लस 100p। ठीक है, तो ये नया सप्लाई फंक्शन आपका हो जाएगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट रखेंगे, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट रखने के लिए डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, सप्लाई हो जाएगा, जो नया सप्लाई टी वाला वो बना है। अब हम डिमांड फंक्शन क्या रख देंगे, 95 माइनस 50p इक्वल टू -110 प्लस 100p। चलो अब क्या हो जाएगा, -50p माइनस 100p इक्वल टू -110 माइनस 95 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -150p माइनस 150p इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा, 215, कितना नहीं 205 205, ओके, माइनस 205, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, P बराबर 205 बटे 150, 205 बटे 150 कितना आया, डिवाइड करो, 1.3 0.7 0.7, नहीं वही वैल्यू कैसे आई सर जाएगी, सर कुल आएगा वो 0.7। एक मिनट एक मिनट, 1.3 आएगा सर। हाँ जी 1.36 आ रहा है। अब कैसे पुराने वाला डिजिट बोल रहे हो आप तो, हाँ 1.36। तो देखो ये नया प्राइस हो गया कि किसके बाद, आफ्टर टैक्सेशन के बाद। तो देखो पहले प्राइस क्या था, पहले प्राइस आपका था P इक्वल टू 0.70। अब देखो टैक्स लगा 1 रुपए, तो टैक्स जब 1 रुपए लगा तो देखो 1 रुपए पूरा का पूरा टैक्स नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ा बताओ, टैक्स बर्डन कितना बढ़ गया है, 0.36 0.36, यानी 36 पैसे जो था वो कंज्यूमर टैक्स पेड कर रहा है, अब बाकी 64 पैसे टैक्स प्रोड्यूसर पे कर रहा है।
क्योंकि प्राइस जितना बढ़ता है याद रखना उतना ही टैक्स का पार्ट कंज्यूमर पेमेंट करता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो कौन पेमेंट करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो 64 पैसे कौन पेड कर रहा है? पेड कर रहा है प्रोड्यूसर, पेड कर रहा। और क्योंकि 36 पैसे ही प्राइस बढ़ा है, नहीं 36 पैसे नहीं, सॉरी आपने गड़बड़ बताया ना, रुको मैं बता रहा हूँ। सर 0.66, हाँ 0.66, हाँ 0.66 देखो प्राइस बढ़ा है। देखो नया प्राइस जो है आपका ये प्राइस है, इस प्राइस से पुराने प्राइस को माइनस कर दिया करो तो आपका क्या आ जाएगा? 0.66 आया। तो इतना जितना प्राइस में चेंज हुआ इतना प्राइस कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, और रेस्ट आप कितना बचा? 33। तो 33 जो पैसे है दैट टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर, इसका टैक्स प्रोड्यूसर के ऊपर 33 पैसे का बर्डन पड़ रहा है। तो ये भी मैंने एक बात आपको सिखा दिया है कि कैसे टैक्स बर्डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इस प्राइस को, जो नया वाला प्राइस है, इसको चाहे तो आप ओल्ड वाले सप्लाई फंक्शन में रख दो, नहीं सॉरी डिमांड फंक्शन में रख दो, और चाहे न्यू वाले सप्लाई फंक्शन में रख दो, तो आपको क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। तो बताइए क्वांटिटी कितनी आई थी? पहले 60 थी, अब रखोगे Q इक्वल टू माइनस आपका कितना हो जाएगा? 95 माइनस 50p, अब P का मान रखो कितना? 1.3 आपका हो जाएगा। तो 95 माइनस 50 इंटू 1.36, कैलकुलेट करो कितना आएगा लास्ट में फाइनली? 95 माइनस, सर कुल 68 आएगा। कुल, अच्छा एक मिनट रुको, मल्टीप्लाई बाई 1.36, तो आपका 68, ये 68 आएगा। अब 95 से 68 को माइनस, हाँ 95 से 68 को माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 27, यानी क्वांटिटी घट करके कितनी हो गई? 27 हो गई। यदि 60 पहले जो उत्पादन की इकाइयां थी, ठीक है, प्रोड्यूसर, अब वो घट करके कितना हो जाता है? 27 हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस जो आपका बढ़ता है वो 70 पैसे से बढ़कर के ₹1.36 हो जाता है, ₹1 टैक्स लगने के साथ, और क्वांटिटी घट करके 60 से 27 हो जाती है। तो दिस इज द टैक्स बर्डन, ठीक है। इस प्रकार आप टैक्स बर्डन को कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो किसको क्या समस्या आ रही, मुझे जरूर बताओ। अब किसको कहां नहीं समझ में आया बात मेरी? सर आ गया सर। हाँ सर ग्राफी रूप में सर कैसे करें इसको? ग्राफी रूप में थोड़ा सा ना मुझे टाइम दे देना, कल मैं इसको थोड़ा स्लाइड मुझे बनानी पड़ेगी, मैं ग्राफ से भी दिखा दूंगा, ठीक है। मैं ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो चलो फिर आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ बताओ। सर प्लीज 2 मिनट में एक बार इसे फिर से पूरा रिवाइज करवा दीजिए आप। अच्छा हाँ, फिर से रिवाइज करा दें। देखो इसमें क्या यस होता सर, है, थोड़ा सा हम लोग सर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए ना सर। हाँ ये रिकॉर्डेड है वीडियो, मैं दे दूं आपको, आज अपलोड कर दूंगा, यस सर, ठीक है। यस सर कर दीजिए। हाँ तो कर दूंगा रिकॉर्डेड, तो सर आप हम देख लोग लेना, ठीक है। इससे हाँ तो हाँ और बताओ, किसी को समस्या तो नहीं है? मतलब कभी कभी होता सर है लिंक विभाग- कैसे मिलेगा? लिंक राजन सर है तो चैनल आपके? नेम बता दीजिए।